अगला बेटा चैप्टर नंबर 3 का डायनेमिक्स का टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सही है इसका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब कल हम लोगों ने पढ़ ली थी एक चीज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसका ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं बस इतनी सी बात थी। वही एक हाथ वाली एग्जांपल आपने ज़हन में रखनी है, वो फीडर वाली, कि अगर एक चीज रेस्ट में है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो मोशन में आए, तो वो मोशन में आने से पहले पहले क्या करेगी, उसको थोड़ा सा अपने आप को रेजिस्ट करेगी। और ऐसी अगर कोई चीज मोशन में है तो वो रेस्ट में आने से पहले थोड़ा सा क्या करेगी, रेजिस्ट। ऐसे तो ये भी इनर्शिया। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या कहता था, वो ये कहता था कि अगर एक चीज रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उसको मोशन में लाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, और अगर कोई चीज मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए भी मेरे पास क्या नहीं लगती, कोई फोर्स नहीं लगती। और तीसरी बात मैंने ये बताई थी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। और उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शियल प्रॉपर्टी को भी देखता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, जब एक दिन क्या हुआ, न्यूटन आइजैक न्यूटन बैठे हुए थे और इन्होंने क्या किया कि ये बैठे हैं, इनके ज़हन में एक चीज आई कि यार चलो मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने दे दिए, अब मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी देना है। मैंने क्या देना है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब आप ये बात याद रखिए, मेरे ये कमरे में बैठे हुए इनके ज़हन में एक चीज आई है, कमरे में नहीं बैठा तो आपको याद करवाने के लिए मैं एक बात कह रहा हूं। इन्होंने कहा कि यार देखो, जब भी किसी चीज के ऊपर फोर्स लगती है, जब भी किसी चीज के ऊपर क्या लगती है फोर्स, तो उसके अंदर एक प्रोड्यूस हो जाता है एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस हो जाता है, बस इतनी सी बात है। ये बात कही थी न्यूटन साहब ने कि जौन सा जब हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की वजह से उस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाती है, एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन का ये है कि जब कोई बॉडी आगे की तरफ मोशन में हो और उसकी वेलोसिटी मुसलसल चेंज हो रही है, तो बेसिकली वो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन। मतलब अभी मैंने घर से मेरी बाइक निकाली, उसकी वेलोसिटी थी 5, आगे जाके कौन सा उसकी वेलोसिटी होगी 10, आगे जाके 15। तो देखो जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है वैसे वैसे उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता जाएगा, एक्सेलरेशन। तो इस बंदे ने ये बात कही, इससे पहले कभी किसी ने ये बात नहीं थी बताई कि जब भी किसी चीज के ऊपर फोर्स लगती है तो उस बॉडी के अंदर आपका क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेलरेशन। ये पहली बात कि व्हेन अ नेट फोर्स या व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, कि जब किसी बॉडी के ऊपर कोई बाहर से फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस हो जाता है हमारे पास, एक्सेलरेशन। क्लियर होगी बात यहां तक। अब एआई के जैसा भी बंदा था, उसने कहा न्यूटन को मुझे ये बताओ कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो फिर न्यूटन ने आगे से कहा कि देखो यार, जो एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जितनी तुम उसके ऊपर फोर्स लगाओ। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर एक चीज को बढ़ाओ तो दूसरी चीज भी बढ़ जाए, और अगर एक चीज को कम करो तो दूसरी भी कम हो। अब इसने क्या कहा, पहली बात कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, फोर्स की। यार मैं कहा मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये क्या है। तो न्यूटन ने कहा देखो, जितनी तुम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे ज्यादा, उतना उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सीलरेटर। और जितना कम फोर्स लगाओगे उतना कम उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सीलरेटर। अब यार ने कहा चलो ठीक है, मुझे ये बात समझ आई। न्यूटन ने कहा कि सबसे पहले न्यूटन ने यार को बात बताई कि देखो, जब भी किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाओगे उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा तुम्हारे पास, एक्सीलरेशन। यार ने कहा मुझे बताओ कि कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। उसने कहा यार देखो, ए ये जो सा साइन है इसका क्या मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। यार ने कहा ये क्या है, मुझे तो कुछ पता नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर न्यूटन ने कहा कि देखो, अगर फोर्स ज्यादा लगाओगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा, और अगर फोर्स कम लगाओगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा। इसके बाद यार जानने लगा तो न्यूटन ने कहा एक और मेरी बात सुन लो, जो उसने तीसरी बात की। उसने तीसरी बात ये कही कि यार देखो, अब ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है मास के। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मास। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक चीज को बढ़ाओ तो दूसरी कम हो जाए, और अगर एक को कम करो तो दूसरी क्या करती है। ये बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। इसने कहा कि एक्सेलरेशन जो सा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m, m मींस मास। ये आपने कहा मुझे इसकी भी समझ। उसने कहा कि जितना किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा उतना उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, और जितना किसी चीज का मास कम होगा उतना उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा। ये बातें थी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, जो सारी की सारी बातें एआई के साथ हुई। फिर वही वाली बातें न्यूटन के किसके अंदर आ गई, फिजिक्स की। अब जरा सारी बात सुनो क्या हुआ। न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कहा कि जब भी किसी चीज के ऊपर फोर्स लगती है तो उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेलरेशन। फिर उसने एक बात की कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इस एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड, मतलब p कितना, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कितनी होगी एक्सेलरेशन।
तो उसने कहा कि इस एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, और इस एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास। तो ये सारे का सारा जो से टॉपिक है, ये इसकी स्टेटमेंट जो थी वो मैंने आपको पहले करवा दी कि न्यूटन ने कहा कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, और वही एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास। तो यहां तक पहले देखो, आप यहां तक क्लियर है सब। अच्छा, स्टेटमेंट होगी, उसके बाद आप लोगों ने यहां पे हेडिंग देनी है अपनी डेरिवेशन। इसमें आप अब अपनी हेडिंग दोगे डेरिवेशन की। अब डेरिवेशन क्या है, नोट करो, नोट करने की डेरिवेशन। डेरिवेशन देखो मैंने क्या करनी है, देखो न्यूटन ने पहली बात क्या कही थी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, और न्यूटन ने दूसरी बात क्या की कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे देखो, जब भी मैथ में ऐसे हो जाए ना, मैथ या फिजिक्स में, अब इसको जल्दी से क्या करना है, ये दो ए एक दफा क्या लिख दूंगा मैं, ए दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस 1 की जगह मैं लिख दूंगा। अब मैथ में इस चीज को प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को मतलब उलझन समझी जाती है कि इसको मैं जल्दी से खत्म करके इसकी जगह पे कौन सा साइन लगाऊं, इक्वल का। किसका साइन लगाऊं? अब जब मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा तो मुझे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह जब इक्वल लगाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है साथ, कोई ना कोई क्या लगाना पड़ता है। यहाँ पे अपने बुक पे कांस्टेंट नहीं दिया तो हम भी नहीं लगाएंगे, वैसे के कांस्टेंट यहाँ पे लगता है तो हम यहाँ पे लिखने के लिए अपने कांस्टेंट लगा दी, कोई भी लगा। इक्वल के साथ क्या लगाना होता है, कोई ना कोई, हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, अब जब कभी इफ अगर एक्सेलरेशन जोन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, बात को समझना जरा, अगर ए जोन है वो 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर हो, एफ जोन है वो 1 न्यूटन हो, और एम जोन है वो 1 केजी हो, तो आपके पास जोन सा कांस्टेंट होता है ये 1 के इक्वल हो जाता है। मैंने यहाँ पे ये किया, फिर मैंने एक बात बताई कि जब कभी भी आपके पास ऐसा यहाँ तक पहुंच गई, उसके बाद आपने ये देखना है कि ये लिखना है कि भाई मुझे पता है इस चीज का कि अगर मेरे पास एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, ये एक्सेलरेशन की यूनिट है। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मेरे पास फोर्स जो है वो 1 न्यूटन है, और मेरे पास मास जो है वो 1 केजी है, तो मेरे पास जो इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो बेसिकली कितनी होगी मेरे पास, 1। बात क्लियर हुई। और मैं यही वाली चीज ये लिखने आपके क्वेश्चन, अब मैं इसको कह दूंगा कि इसको कहते हैं मीनिंग नंबर 1, तो मैं कहूंगा कि मुझे इस चीज का पता चल गया कि यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, बाकी मेरे पास क्या बचेगा, 1 ओवर। अब मैंने देखो, अब f4m जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, a = f4, ऐसे ही था ना। f4m को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा a = f4। अब मैंने यहाँ पे निकाल लिया कि फोर्स कितनी, न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है, मतलब इससे हमने निकाल, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे करनी है कि फोर्स कितनी निकलेगी मेरे पास, तो फोर्स को निकालना तो f इधर छोड़ दो, m इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको शुरू में ले आओ, और ये मैं am लिख दिया, m में a की बात, f = m। ये था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, f = m। ये क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहां तक हमने इसकी डेरिवेशन जो है ना वो करनी है। अच्छा, जब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आगे आपने एक और चीज ऐड करनी है, 1 न्यूटन। अब ये इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिफाइन न्यूटन, या इसके अलावा डिफाइन 1n, या ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, इधर ध्यान करो। डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स, तो ये एक क्वेश्चन के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर लॉन्ग में आएगा तो आपने ऐसे 1 न्यूटन लिख देना। 1 न्यूटन क्या है, पहले ना मैं यहाँ पे लिख दूं ये वाला, F = m, ये लिखे फार्मूला। अब देखो 1 न्यूटन क्या है, F की यूनिट मेरे पास होती है न्यूटन, कितने होते हैं, मैं इसके साथ लिखता हूँ 1 न्यूटन। मास का यूनिट मेरे पास होता है 1 केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है 1 मीटर पर सेकंड। अब जरा यहाँ से देखना मैं कैसे बनाता हूँ डेफिनेशन। 1 न्यूटन वो फोर्स है जो कि 1 केजी के मास के अंदर 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 केजी मास की बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, 1 मीटर पर सेकंड। फिर सुन लो, 1 न्यूटन एक ऐसी फोर्स है जो कि 1 केजी के वजन मास वाली जो सी मेरे पास बॉडी है उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, 1 मीटर पर सेकंड। ये था मेरे पास 1 न्यूटन।
आपने ये फार्मूला लिख के उसके बाद जो बात मैंने आपको बताई है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, तो यहाँ तक आपका जो सा न्यूटन का वो खत्म हो जाएगा। अभी इसके अंदर हम करेंगे एक और टॉपिक, ये राइट होता है कि आया कि मेरे पास जो सा वो, अब न्यूटन के दोनों ही लॉ थे, दोनों लॉ में फर्क क्या आया मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट लॉ भी है जी, और यहाँ पे मेरे पास सेकंड लॉ भी है। इन दोनों में मेरे पास फर्क क्या आया है, क्या आया मेरे पास फर्क, तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना जो सा न्यूटन का, वो हमें सिर्फ और सिर्फ फोर्स के बारे में बताते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद ओनली फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, बस। लेकिन जो हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, ये बताता है फोर्स के बारे में भी, और इसके अलावा इस फोर्स की वजह से जो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसके बारे में। तो ये फर्क है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो कौन सा ज्यादा बेहतर हुआ, कौन सा ज्यादा एडवांस हुआ, बेहतर दोनों ही है, ज्यादा एडवांस कौन सा हुआ मेरे पास, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्यों, क्योंकि वो फोर्स के साथ साथ मुझे ये भी बता रहा है कि उसके साथ एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। तो ये था जी हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कल इंशाल्लाह हम देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।